हेलो दोस्तों, एपेक्स कैरियर क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक की। कौन सा टॉपिक? सिंधु घाटी सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक काल की देन थी सिंधु घाटी सभ्यता। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की देन है, तो आंसर होगा आद्य ऐतिहासिक काल की देन है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम है 2350 बीसी से 1750 बीसी। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक काल की देन है। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल का हमारे पास कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। प्रमाण मौजूद है लेकिन हम उस प्रमाण को पढ़ नहीं पा रहे, लिख नहीं पा रहे। मतलब ये हुआ जिस लिपि में इसके प्रमाण मौजूद हैं वो लिपि ऐसी है जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। प्रमाण दे रहा है ये काल लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ हम गंवा रहे हैं, वो होशियार थे। क्लियर है? ये जो टाइम है सिंधु घाटी सभ्यता का, ये रेडियो कार्बन सिस्टम C14 के आधार पर है। कौन सी? रेडियो कार्बन सिस्टम C14। कार्बन 14 जो कार्बन डेटिंग पद्धति है, इसके आधार पर इसका टाइम फिक्स किया गया है। हालांकि कुछ बुकों में इसे 3250 से भी देते हैं, 2500 से भी देते हैं। आपको ऑप्शन के अंदर लास्ट वाला समय देखना है, तब टिक करना है। इसमें क्या होता है, इस पद्धति में कार्बन लिया जाता है, उस कार्बन से पहचान की जाती है कि ये जो कार्बन है, क्योंकि प्रत्येक जीवधारी में कार्बन मौजूद है, क्योंकि प्रकृति में बनने वाला पहला तत्व तो कार्बन था। उससे ये पुष्टि की जाती है कि कार्बन कितना पुराना है, क्योंकि उसमें जो अस्थि मिली हैं उसमें कार्बन कितना पुराना है, उस आधार पर इसकी डेट फिक्स कर दी गई। ऐसा हुआ था कि 1856 ईस्वी में 1856 ईस्वी में एक रेलवे लाइन पर काम चल रहा था। रेल लाइन पर काम चल रहा था और ये चल रहा था कराची से लाहौर के बीच। कराची से कहाँ के बीच चल रहा था? लाहौर के बीच चल रहा था। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में चल रहा था। किसके नेतृत्व में? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में एक रेलवे लाइन पर काम चल रहा था। इस रेलवे लाइन पर काम करते करते वहाँ पर हड्डियाँ मिलने लगी। किस नदी के आसपास काम चल रहा था? सिंधु नदी के आसपास। अब खोदते 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 वहाँ पर हड्डियाँ मिलना स्टार्ट हो गई। अब हड्डी ज़्यादा मिलने लगी तो जो खुदाई कर्मी थे उन्होंने सोचा कि मार्शल को जाकर के बताया जाए कि यहाँ हड्डी ज़्यादा मिल रही हैं। उन्होंने ये बात मार्शल को जाके बता दी। मार्शल वहाँ पहुँचे। हड्डी ज़्यादा मात्रा में मिलने के कारण और पहला शहर होने के कारण इसी सभ्यता को नाम दे दिया हड़प्पा सभ्यता। जैसे हड्डियां मिली, मार्शल ने ऑर्डर दिया कि ऐसा करो, आप इन हड्डियों को खोदते जाइए कहाँ तक, जहाँ तक ये हड्डियां मिलती रहें। खोदते गए हड्डियों का काम, खुदाई में काम शुरू होता गया। पता चला सिंधु नदी के आसपास खोदते खोदते घाटी का रूप बन गया, इसलिए इस सभ्यता का नाम दे दिया सिंधु घाटी सभ्यता। खुदाई में कांसा ज़्यादा मिला, इसलिए इसी सभ्यता का नाम दे दिया कांस्य युगीन सभ्यता। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कांस्य युगीन सभ्यता किस सभ्यता को कहा जाता है? आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। इसकी खास विशेषता थी कि ये एक शहरी व्यवस्था पर बनी हुई सभ्यता थी, यानी ये एक शहरी सभ्यता थी। मतलब ये हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता एक हड़प्पा सभ्यता थी, एक शहरी सभ्यता थी, एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। मतलब नाम इसके 3 और थे लेकिन सभ्यता एक ही थी, सिविलाइजेशन एक ही थी। इंग्लिश में कहते हैं इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो कैसा था? यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था। इसका जो समाज था वो था मात्र सत्तात्मक समाज था सिंधु घाटी सभ्यता का, जबकि वैदिक काल में जाकर के वो पितृसत्तात्मक समाज हो जाता है। समाज के अंदर कुछ प्रथाएं विद्यमान होती हैं
दो प्रथाएं विद्यमान थी। एक प्रथा थी आपकी सती प्रथा और एक प्रथा थी आपकी वैश्या प्रथा। सती प्रथा सिंधु घाटी सभ्यता में विद्यमान थी, वैश्या प्रथा भी विद्यमान थी। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के देवता की बात करें तो देवता कौन थे? देवता थे यहाँ पशुपतिनाथ। कौन थे? पशुपतिनाथ, जिनको कहते हैं हम महादेव। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख देवता थे पशुपतिनाथ। देवता हो गए तो देवी चाहिए कि नहीं चाहिए? देवी की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि देवी जो थी यहाँ पर उर्वरता की देवी थी। इसे मातृ देवी कहते हैं, या कह सकते हैं ये प्रकृति थी, यानी प्रकृति की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो प्रकृति की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। क्योंकि एक चित्र मिला है, उस चित्र में दिखाया गया है कि एक स्त्री है और उसके गर्भ से निकलता हुआ पौधा। तो बाद में जाकर के इतिहासकारों ने ये मत अपने दिए कि जब गर्भ से पौधा निकल रहा है तो कोई ऐसी विलक्षण मूर्ति रही होगी, ऐसी कोई विलक्षण स्त्री रही होगी जिसे देवी का रूप दे दिया और नाम दिया उर्वरता की देवी। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो 4 वर्गों में विभाजित था। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। पहला विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अगर हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी, तो इसकी जो लिपि थी वो क्या थी? लिपि जो थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, इस तरीके से लिखी जाती थी। और इस तरीके से आपने देखा होगा कि जब बैलों से जुताई होती थी तो वो इसी तरीके से चलते थे। इधर से ले गए, इधर जोत के ले आए, फिर इधर से लाए, इधर ले गए। इसलिए इस लिपि का नाम दिया बुरुस्टोफेडन। क्या नाम दिया? बुरुस्टोफेडन। बुरुस्टोफेडन ये मेथड था, लिखने का तरीका था। जिस तरीके से, तरीके का मतलब ये जो मैंने बताया है आपको। लिपि का नाम दे दिया भाव चित्रात्मक। क्या नाम दिया? भाव चित्रात्मक, यानी पिक्चर देख करके ग्राफ बनाना, पिक्टोग्राफ, इसी को कहते हैं। लिपि कौन सी? भाव चित्रात्मक। लिपि का तरीका क्या? बुरुस्टोफेडन। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि लिखने का तरीका बुरुस्टोफेडन। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक या पिक्टोग्राफ। दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, दाईं से शुरू होती थी बाईं, और फिर बाईं से दाईं, दाईं से बाईं, यानी इस तरीके से शुरुआत इसकी जो होती थी। इसका जो तरीका था लिखने का वो था दाएं से बाएं। दाएं से कहाँ? बाएं की तरफ, यानी राइट टू लेफ्ट और फिर लेफ्ट टू राइट। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट लिखा करते थे। बात क्लियर होनी चाहिए यहाँ तक। सिंधु घाटी सभ्यता में अगर हम प्रमुख पेड़ को देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख पेड़ क्या था, तो पेड़ था यहाँ नीम और पीपल। नीम का पेड़ और पीपल का पेड़ प्रमुख पेड़ थे। चिन्ह की बात करें कि यहाँ चिन्ह क्या था, तो यहाँ चिन्ह था स्वास्तिक चिन्ह। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इस सिंधु घाटी सभ्यता में मकान बनाने की जो पद्धति थी उस पद्धति का नाम था ग्रिड पद्धति। क्या नाम था? ग्रिड पद्धति। क्लियर है? आगे देखिए।
सिंधु घाटी सभ्यता में आगे देखते हैं। अब तक हमने क्या देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता या शहरी सभ्यता के नाम से जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो वर्ग था वो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक के रूप में विभाजित था। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख देवता पशुपतिनाथ और प्रमुख देवी उर्वरता की देवी, जिसे प्रकृति भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत मैंने आपको बताया प्रमुख जो चिन्ह था वो स्वास्तिक चिन्ह था, जिसे आप सांतिया भी कहते हो। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत और भी चर्चा करें तो हमने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता एक उन्नतशील सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे अच्छी विशेषता जल निकासी की व्यवस्था थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी की विशेषता, अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं की बात करें तो विशेषताओं में अगर पहली विशेषता वो दे तो वो होगा जल निकासी की व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? जल निकासी की व्यवस्था। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जल निकासी की व्यवस्था बहुत बेहतरीन ढंग से सजाई गई थी। दूसरी विशेषता इसकी थी मकान बनाने की ग्रिड पद्धति। मकान बनाने की ग्रिड पद्धति। जब मकान बनते थे तो उसमें ईंट, पक्की ईंट प्रयोग होती थी। कैसी ईंटें? पक्की ईंटें। तो कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो मकान थे वो पक्के बने हुए थे, पक्की सभ्यता थी, पक्की ईंटों की सभ्यता थी। ईंट का अनुपात देखें हम तो वो 3:2 था। ये क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों का अनुपात क्या था? 3:2 था। तीसरी विशेषता पर अगर हम चर्चा करें सिंधु घाटी सभ्यता में, तो मैंने बताया था यहाँ पर बड़ व्यवस्था थी, लेकिन बड़ व्यवस्था जो थी वो 4 रूपों में थी। वो विद्वान के रूप में थी, योद्धा के रूप में थी, व्यापारी के रूप में थी और श्रमिक के रूप में थी। चौथा, सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार जो था वो मुख्य व्यवसाय था। ये मुख्य व्यवसाय था सिंधु घाटी सभ्यता का। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? आंसर होगा व्यापार। यानी सिंधुवासी जो थे वो व्यापार करते थे, और व्यापार जो होता था उसका जो आधार होता था, अगर हम आधार देखें कि इसका आधार क्या था, तो वो था वस्तु विनिमय। क्या था? वस्तु विनिमय। यानी जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता थी वो उसको दे जाओ, दूसरी उससे ले जाओ। जैसे मान के चलिए मुझे बकरी की आवश्यकता है और मेरे पास भैंस है, मैंने भैंस दे दी, बकरी ले ली। यानी उस समय मूल्य निर्धारण नहीं होता था। मापतौल जरूर होती थी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मापतौल थी वो भी थी, और मापतौल कितने के अनुपात में थी? 16 के अनुपात में थी। कितने के अनुपात में थी? 16 के अनुपात में थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मापतौल के लिए किस अनुपात का प्रयोग करते थे? 16 के अनुपात का। चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता रही हो, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता रही हो, चाहे क्रीट की सभ्यता रही हो, चाहे इराक की सभ्यता रही हो, बेबीलोन की सभ्यता रही हो, जो कोई भी सभ्यता रही उसका एक निश्चित आकार रहा। तो कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का भी एक निश्चित आकार रहा होगा, और सिंधु घाटी सभ्यता भी एक क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता होगी कि पूर्व में कहाँ तक फैली है, पश्चिम में कहाँ तक फैली है, उत्तर में कहाँ तक फैली है और दक्षिण में कहाँ तक फैली है। और सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी कि चारों तरफ से वो नदियों से घिरी हुई सभ्यता थी। नदियों से घिरी होने के बावजूद सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी की व्यवस्था सबसे अच्छी थी। सोचने वाली बात होती है, वर्तमान समय में भी थोड़ी सी बारिश हो जाए तो बाढ़ के हालात बन जाते हैं, लेकिन उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी की बेहतरीन व्यवस्था थी जो आज तक नहीं हो पाई है। ये इसको एक उत्कृष्ट और उच्च सभ्यता दर्शाती है। अब देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैली हुई सभ्यता थी, क्या क्या हुआ था इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर।
सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी, ये तो आप सब जानते होंगे कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है। इधर हम कहेंगे ये ईस्ट है यानी पूरब है, ये वेस्ट है, नॉर्थ है और ये साउथ है, यानी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। क्लियर है? या पूरब में कहाँ तक फैली हुई सभ्यता थी, पश्चिम में कहाँ तक फैली हुई सभ्यता थी, उत्तर में कहाँ तक फैली हुई सभ्यता थी और दक्षिण में कहाँ तक फैली हुई सभ्यता थी। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, सीधा क्वेश्चन पुटअप होकर के आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता पूरब में कहाँ तक फैली हुई थी, पश्चिम में कहाँ तक फैली हुई थी, उत्तर में कहाँ तक फैली हुई थी और दक्षिण में कहाँ तक फैली हुई थी। अगर हम पूरब में देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो आलमगीरपुर मेरठ यूपी, यहाँ तक सभ्यता फैली हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता। अगर हम पश्चिम में देखें तो यहाँ पर एक जगह थी, उसका नाम था सुतका गैंडोर। क्या थी? सुतका गैंडोर। कहाँ पड़ती है ये? बलूचिस्तान में। कहाँ पर? बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समय ये पाकिस्तान नहीं था, लेकिन प्रेजेंट में अगर हम स्थिति देखें तो वो बलूचिस्तान पाकिस्तान तक जाती है सिंधु घाटी सभ्यता, पश्चिम में फैलती हुई। उत्तर में एक जगह आती है, उस जगह का नाम है माड़ा, और इस माड़ा जम्मू एंड कश्मीर में है। जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के अधिकृत है उसमें चला गया ये माड़ा। और यहाँ पर एक सभ्यता थी दायमाबाद, और दायमाबाद पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। सोचने वाली बात है कि चारों दिशाओं में ये सभ्यता फैली हुई थी और चारों दिशाओं में ही नदियाँ थीं। इसलिए विद्वान लोगों ने ये मत प्रकाशित किया कि जब चारों तरफ से नदियाँ हैं, नदियों के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता है, तो वर्षा के दिनों में पानी गिरा होगा, पानी तेज गिरा होगा, बाढ़ के हालात बने होंगे, नदियों में उफान आया होगा, ओवरफ्लो हुआ होगा। जैसे ही उफान आया होगा तो ये जो बीच का क्षेत्र था ये उन नदियों में बह गया होगा, नदियों का पानी आ गया होगा, जिससे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया होगा। कालीबंगा में भूकंप के प्रमाण मिलते हैं कि वहाँ कभी भूकंप आया था। इससे पुष्टि होती है कि भूकंप इनका प्रमुख कारण बना था। कुछ कहते हैं कि सिंधु वासियों के ऊपर आर्यों ने आक्रमण कर दिया था, जिससे कि इनकी सभ्यता जो थी तहस नहस कर दी, क्योंकि सिंधुवासी जो थे वो शहरी थे और वैदिक काल के जो लोग आर्य लोग थे वो ग्रामीण थे। अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था जब रही होगी तो ग्रामीण सोच रही होगी, ग्रामीण सोच रही होगी तो ग्राम के लोगों को, जो गांव के लोग होते हैं, उनको शहरी जीवन पसंद नहीं आया होगा। तो शहरी लोगों में और गांव के लोगों में आपस में मतभेद हुए होंगे, मतभेद एक संघार का रूप ले लिया होगा, इनका संघार कर दिया होगा। अलग अलग विद्वानों के मत हैं, जैसे भी हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का पतन अलग अलग मत है। सिंधु घाटी सभ्यता चारों दिशाओं में इस तरीके से फैली थी। पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ, पश्चिम में सुतका गैंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान तक, उत्तर में माड़ा जम्मू कश्मीर तक, दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र तक। सिंधु घाटी सभ्यता का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। यह क्षेत्रफल था, जो अब प्रेजेंट में क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर के करीब करीब पहुंच गया है। पहले लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया था सिंधु घाटी सभ्यता का, जो अब 16 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया तक खुदाई हो चुकी है। यानी ये पुष्टि की जा चुकी है कि सिंधु घाटी सभ्यता 16 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया तक फैली हुई सभ्यता थी। खैर जो भी हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों का काम शुरू होता है। और एक चीज़ और बता दूं कि जो हड़प्पा टीला था, इस टीले की जानकारी सबसे पहले किसने दी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। टीले की जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैनसन ने दी थी। किसने दी थी? चार्ल्स मैनसन। चार्ल्स मैनसन एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने बताया था कि एक टीला बना हुआ है, इस टीले के अंदर कुछ होगा, इस पर खुदाई की जाए। लेकिन उस समय अंग्रेजी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया था।
बाद में जाकर के 1856 में इस पर ध्यान देती है और खुदाई का काम शुरू करती है। लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हड़प्पा टीले की जानकारी सबसे पहले किसने दी? चार्ल्स मैनसन ने दी। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे प्रकृति को तो पूजते ही थे और इनका मुख्य व्यवसाय व्यापार तो था ही, और कपास की भी खेती करते थे, क्योंकि ये गुजरात के लोथल धौलावीरा तक फैली हुई सभ्यता थी। गुजरात की मिट्टी काली है, महाराष्ट्र की मिट्टी काली है, तो काली मिट्टी में कपास ज़्यादा होती है। और ये जो सिंधुवासी लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, ये कपास को कपास न कह करके सिंडन कहते थे। क्या कहते थे? सिंडन कहते थे। यानी कपास के लिए सिंडन शब्द का प्रयोग करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि सिंधुवासी कपास को क्या कह करके पुकारते थे? सिंडन। देखिएगा, इन्हें जानकारी किस किस चीज़ की थी, इस चीज़ को समझिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, मैंने अभी बताया आपको, कपास को सिंडन कह करके पुकारते थे। क्या कहते थे? सिंडन। तो इसका मतलब कपास की जानकारी थी। व्यापार की इनको जानकारी थी, मैंने अभी बताया, व्यापार वस्तु विनिमय के आधार पर करते थे। मकान बनाने की जानकारी थी, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि मकान ग्रिड पद्धति पर बनाए जाते थे। ग्रिड पद्धति का मतलब एक नक्शा के रूप में बनाए जाते थे, नक्शा दे करके बनाए जाते थे कि नाली कहाँ से देनी है। रोड पे मकान बनाए जाते थे, पक्के मकान बनाए जाते थे। दूसरी बात ये थी कि ये जो सिंधुवासी लोग थे, इन्हें अन्नागार की भी जानकारी थी, अन्न स्टॉक करके रखते थे। इसका मतलब है कि अन्न स्टॉक इसलिए रखते होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता हुआ कि कोई महामारी हो सकती है, कोई आपातकाल हो सकता है, आर्थिक हालात बिगड़ सकती हैं, अन्न की कमी हो सकती है, तो इसीलिए तो आदमी स्टॉक करके रखता है। वर्तमान समय में भी भारत सरकार स्टॉक करके रखती है अनाज को। FCI मंत्रालय रखता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कितना अनाज रखता है, ख़राब हो जाता है वैसे ही, और कितने देश में भुखमरी की समस्या पैदा होती है। ध्यान दीजिएगा। स्नानागार, नहाने का स्नानागार की भी जानकारी थी। यानी इन्हें जो नॉर्मल चीज़ें थीं वो सारी जानकारी थी, लेकिन जानकारी किसकी नहीं थी? क्वेश्चन यहाँ से बनता है। पहली बात, इनको शेर की जानकारी नहीं थी। शेर की इनको जानकारी नहीं थी, लोहे की इनको जानकारी नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को शेर की और लोहे की जानकारी नहीं थी। ये जानकारी वैदिक काल के लोगों को हुई थी। क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से किसकी जानकारी लोगों को नहीं थी? एक ऑप्शन में इसमें से डाल देता है। ध्यान रखना कि लोहा क्या है इन्हें नहीं पता था, शेर क्या होता है नहीं पता था। मतलब ये है, अगर इन्हें पता भी होगा तो इस बात का हमें प्रमाण नहीं है, क्योंकि हम इनकी लिपि को भी तक पढ़ नहीं सकते हैं, और ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिला जिससे हम ये कह सकें कि वहाँ शेर की जानकारी थी, उन लोगों को शेर की पता थी। कुछ ऐसी भी प्रथाएं विद्यमान थी कि कहीं कहीं आदमी के साथ कुत्ते को दफनाया जाता था। ऐसी कुछ प्रथाएं सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर विद्यमान थी। जैसे रोपड़ पंजाब की जगह, एक जगह थी रोपड़ पंजाब। इस रोपड़ पंजाब में क्या होता था कि कुत्ते के साथ आदमी दफनाया जाता था, या यूं कहूँ मैं कि आदमी के साथ कुत्ता दफनाया जाता था, या ये मान के चलिए कि कुत्ते और आदमी एक साथ दफनाए जाते थे। इसका मतलब ये मत निकाल लेना कि कुत्ता मर जाता होगा और कुत्ते को पालने वाला जो मालिक है वो इसके साथ मर जाता हो, उसे दफना दिया जाता हो। क्लियर है? ये मत दिमाग लगा लेना, जो भी मत रहा हो। और तुम्हें ये चीज़ पता ही होगी कि मानव द्वारा पाला गया पहला पालतू पशु कुत्ता था। मानव द्वारा पाला गया पहला पालतू पशु क्या था? कुत्ता था। लेकिन समस्या ये आती है कि मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था, पहला जानवर कुत्ता था, या मानव का वफादार जीव कुत्ता है,
तो समस्या ये आती है कि कुत्ता वफादार है या पहले कुत्ता पाला, इसका क्या प्रमाण है। इसमें भी अनुमान लगाया है। इतिहासकारों ने कहा कि शुरुआत में जो मानव था वो कच्चा मांस खाता था। कैसा मांस? कच्चा मांस। अब कच्चा मांस कहाँ से मिलता होगा? जानवरों से। अब जानवरों का पीछा करते होंगे तभी तो कच्चा मांस लेते होंगे ये लोग। भाई शुरुआत में मानव क्या करता होगा? कच्चे मांस के लिए जानवरों का शिकार करता होगा और जानवर भागते होंगे, उनका पीछा करता होगा। अब कुत्ता भी क्या खाता है? मांस। तो कुत्ता भी जानवरों के पीछे भागता होगा। तो कुत्ता भी जानवरों के पीछे भागता था और इंसान भी जानवरों के पीछे भागता था, इसलिए नाम दे दिया कि हेल्प करता था आदमी की। क्योंकि कुत्ता उसको पकड़ लेता होगा, वहीं चिड़फाड़ कर लेता होगा, उसमें कुत्ता भी खा लेता होगा, इंसान भी खा लेता होगा। समय आने पे कुत्ता को भी इंसान खा जाता होगा। खैर कुछ भी सही है। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनमें अंत्येष्टि संस्कार की भी अलग अलग प्रथाएं विद्यमान थी। अंत्येष्टि संस्कार मतलब अंतिम यात्रा पर जाना। जलाने की प्रथा थी जो वर्तमान में है। दफनाने की प्रथा थी जो वर्तमान में है। तीसरी प्रथा और थी आंशिक समाधान। एक कुत्ते वाली प्रथा मैंने आपको अभी बताई है। आंशिक समाधान की प्रथा और थी, या तो जलाओ या दफनाओ या आंशिक समाधान करो। जलाने की जो प्रथा थी सिंधु घाटी सभ्यता में वो मोहनजोदड़ो में थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। एक तरह से महानगर था सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। उसमें लोगों को जलाने की प्रथा विद्यमान थी, उसमें जलाया जाता था। दफनाने की जो प्रथा थी वो हड़प्पा में विद्यमान थी। सिंधु घाटी सभ्यता में दफनाने की जो प्रथा थी वो हड़प्पा शहर में थी। हड़प्पा में लोगों को दफनाया जाता था, जबकि जलाने की जो प्रथा थी वो मोहनजोदड़ो में थी। मतलब बात समझिएगा, यहाँ दफनाने की काम, यहाँ जलाने का काम। अब आप कह रहे होंगे सर ये समस्या क्या थी फिर? तो सिंधु घाटी सभ्यता में आंशिक समाधान का मतलब था इंसान मर जाता था, आदमी मरता था, मरने के बाद उसे कुछ समय के लिए जंगलों में छोड़ दिया जाता था। पहले उसे पशु पक्षी खाते थे, फिर एक निश्चित समय के बाद उसे ढूंढ करके लाते थे और फिर उसे या तो जला दिया जाता था या दफना दिया जाता था। और ये जो समस्या, ऐसी घटना थी, ये कहाँ पर हुई? कालीबंगा राजस्थान में। ये दोनों कहाँ पड़ते हैं? पाकिस्तान में। यानी आंशिक समाधान की प्रथा। तो कितने सारे क्वेश्चन बने। जलाने की प्रथा मोहनजोदड़ो में। अंत्येष्टि संस्कार कितने प्रकार से होता था? 3 प्रकार से होता था। जलाने का मोहनजोदड़ो में, दफनाने का हड़प्पा में, आंशिक समाधान कालीबंगा में। एक बार फिर समझो इसे। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की देन? आदि ऐतिहासिक काल की देन। सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या? 2350 BC से 1750 BC। रेडियो कार्बन सिस्टम के आधार पर यह फिक्स हुआ। कार्बन डेटिंग पद्धति है, उसके आधार पर यह फिक्स हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के और नाम हड़प्पा सभ्यता, शहरी सभ्यता, नगरीय सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता के ही नाम थे। टीले की जानकारी चार्ल्स मैनसन ने दी 1826 में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या? व्यापार। व्यापार का आधार क्या? वस्तु विनिमय, यानी वस्तु के आदान प्रदान करना। कोई भी वस्तु कोई ले जा सकता था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख देवता पशुपतिनाथ। प्रमुख देवी उर्वरता की देवी, जिसे प्रकृति भी कहा जाता है। प्रमुख चिन्ह क्या? स्वास्तिक चिन्ह। पक्षी क्या था यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का? जैसे अब भारत सरकार का प्रमुख पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उसी प्रकार से यहाँ भी पक्षी था, लेकिन उस समय क्या था? बतख। अब इसके पीछे कारण ये बताया जाता है कि बतख क्यों रखी, प्रमुख पक्षी बतख कैसे था। मैंने अभी बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे अच्छी विशेषता थी जल निकासी की व्यवस्था। अब क्या होता है कि जल में कौन रहती है? मछली। तो ये जो बतख बीट करती है, इनकी जो बीट होती है, क्योंकि ये बतख पानी में तैरती है, तो ये जो बीट करती हैं, इनकी जो बीट होती है उसको खाती है कौन? मछली। और क्या है जो पानी को शुद्ध करता है? बैक्टीरिया, वो। तो
इसलिए बतख को रखा कि बतख जो होता है इनका प्रमुख पक्षी रहा होगा। क्लियर है। पेड़ क्या रहता है? नीम का पेड़। सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने बताया माप तौल कितने के अनुपात में? 16 के अनुपात में। मकान बनाने की पद्धति ग्रिड पद्धति। सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का अनुपात क्या? 3:2। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत मैंने एक चीज़ और बताई थी कि जो नालियाँ थी वो पक्की थी। एक जगह बनवाली हरियाणा ऐसी जगह थी जहाँ पर हमें पक्की नालियों का प्रमाण मिला। यहाँ पर 3 प्रकार से अंत्येष्टि संस्कार, जलाने का, दफनाने का और आंशिक समाधान का। जलाना कहाँ? मोहनजोदड़ो में। दफनाना कहाँ? हड़प्पा में। आंशिक समाधान क्या? आदमी मर जाता था, कुछ समय के लिए जंगल में छोड़ दिया जाता था, उसी डेड बॉडी को पशु पक्षी खाते थे आराम से। जो कुछ माल मसाला बचा उसे या तो जला दिया या दफना दिया, ये होता था आंशिक समाधान। कहीं कहीं मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने की प्रथा मिली। आदमी मरा तो कुत्ता भी साथ में जाएगा, क्योंकि ऐसी मान्यता थी इन लोगों में कि जब हम मर गए तो हमारा जो कुत्ता पालतू पशु है उसकी केयर करने वाला कोई नहीं होगा, तो उसे भी हमारे साथ दफना दिया जाए। कहीं कहीं पति पत्नी दोनों के प्रमाण मिलते हैं कि दोनों एक साथ दफन होते थे, तो इससे इस बात की पुष्टि होती है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सती प्रथा थी। लोथल गुजरात जो जगह थी वहाँ पर इस बात की पुष्टि हुई। कालीबंगा में इस बात की पुष्टि हुई कि यहाँ पर भी सती प्रथा विद्यमान थी। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार मैंने बताया कि पूर्व में कहाँ तक थी? आलमगीरपुर मेरठ तक, पश्चिम में सुतरागंज और बलूचिस्तान पाकिस्तान तक, उत्तर में कहाँ? माड़ा जम्मू कश्मीर तक, और नीचे दायमाबाद दक्षिण में महाराष्ट्र तक। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया था। वर्तमान में खुदाई करते करते 16 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया हो गया है। और सिंधु घाटी सभ्यता एक उन्नतशील सभ्यता थी और इस सभ्यता के लोग शहरी थे। बाढ़ का प्रमुख कारण इनका पतन बनता है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत लोगों को शेर की और लोहे की जानकारी नहीं थी। हालांकि यहाँ गाय का भी प्रमाण नहीं मिला है कि सिंधुवासी लोग गाय को नहीं जानते थे कि गाय क्या होती है, गाय की भी इनको जानकारी नहीं थी। लेकिन कुबड़ वाले सांड की जानकारी थी, इसलिए जो गाय वाला मत है वो थोड़ा सा अप्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि जब बैल मिला है तो बैल सीधी सी बात है गाय से ही हुआ होगा, तो इस वजह से वो अप्रासंगिक बनता है। इस वजह से गाय को नहीं लेते हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार होता था, तांबे का होता था, टिन का होता था, सबसे ज़्यादा कांसे का होता था, क्योंकि यहाँ कांसा सबसे ज़्यादा मिला है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों पर चर्चा करते हैं। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर थे, बहुत सारे नगर थे जिनमें हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, कालीबंगा था, बनवाली था, मेहरगढ़ था। बहुत सारे सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत नगर थे और ये नगरों पर चर्चा हम कल करेंगे, जिसमें पहला नगर पढ़ाएंगे आपको हड़प्पा, उसके बाद मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा। यानी प्रत्येक नगर पर जो चर्चा होगी वो एक एक टॉपिक पर चर्चा होगी, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता पर चर्चा होगी। क्लियर है? हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको डेली क्लास मिलती है। ठीक है, थैंक यू।